घास नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। आज बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं इटली का एकीकरण। देखो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्लास के समय नो मस्ती। चलो इटली के एकीकरण की बात करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, यानी इसका बैकग्राउंड, कि आखिर वास्तव में ये था क्या, कैसा था। दूसरा है कि एकीकरण में बाधाएं, और इन बाधाओं में कुछ बाधाएं होंगी आपकी आंतरिक और कुछ होंगी इनकी बाह्य बाधाएं। दूसरा आएगा एकीकरण में सहायक तत्व, मतलब एकीकरण में सहायक तत्व क्या थे कि एकीकरण हो गया। दूसरा आता है फिर इसका परिणाम। पॉइंट को सही समझेंगे सही सही रूप में, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इटली का, हाँ जो भी हो, देखो पढ़नी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सन के हिसाब से सीधे सीधे चलें, इसीलिए हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले पढ़ लिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसमें भूमिका निभाएगा। तो हमने कहा पहले वो चैप्टर पढ़ लो जो सारे चैप्टरों से मेल खाता हो, इसलिए वो पहले पढ़ लिया, जबकि लिखा होगा पहले नहीं है। तो पॉइंट को समझो, भावनाओं को समझते हुए चलोगे ज्यादा मजा आएगा। तो इटली का एकीकरण का मतलब ये हो गया कि पहले तो पॉइंट इसका ये हो गया कि अगर इसके एकीकरण की बात हो रही तो इसका मतलब ये पहले कैसा है, अलग अलग। जब अलग है तभी तो इसको एक किया जाएगा। तो पहले बनाते हैं हम लोग इटली का थोड़ा सा मानचित्र, अगर संभव हो, अगर मेरे से बन जाए तो, ठीक है। तो ये है आपका इटली, हाँ तीन नहीं, यहाँ पर हम लोग चार कह सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, पहले पॉइंट को सही समझेंगे, लिखना एकदम बंद करो, सिर्फ समझो पॉइंट को, एकदम एकदम शांत होके बोलूंगा, धीरे रिपीट करने से बचूंगा मैं, ठीक है। तो जो ये वाला क्षेत्र है इसको कहा गया पीडमांट। क्या नाम है इसका? पीडमांट। एक्चुअली अगर सही माने में बताएं तो इटली को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा हम लोग कह सकते हैं उत्तरी हिस्सा, कौन सा हो गया? दूसरा हम लोग कह सकते हैं मध्य हिस्सा, यानी मध्य इटली, और फिर तीसरा आ जाएगा आपका दक्षिण इटली। तो ये बात हो रही है कैसी थे पहले, अलग अलग इनकी प्रक्रिया कैसी थी। देखो उत्तरी इटली में हमारा क्या था, पीटमांड, पीटमांड, ये यहाँ पर टा आ जाएगा इस करके, पीटमांड, ठीक है। यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था, बहुत प्यार से आराम से समझो, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्या है ये? लोम्बार्डी। क्या है? लोम्बार्डी। यहां पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था वेनेशिया, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां पर एक आ जाएगा जिसका नाम होगा परमा। दूसरा यहां पर आ जाएगा, ये थोड़े से ऊपर ऊपर हो जाएंगे यहां पर, इस करके यहां पर हो जाएगा मेडोना। पहला परमा, दूसरा मेडोना, फिर एक और यहां पर आ जाएगा जिसका नाम होगा टस्कनी। क्या नाम है इसका? टस्कनी नाम है। यहां पर एक
बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जिसको क्या कहेंगे, रोम। यानी रोम जो आप लोग सुनते आ रहे हैं आज तक, वो कहाँ है, इटली में है, और इटली की राजधानी है वर्तमान में रोम। ठीक, अब यहां पर आ जाते हैं, ये जो क्षेत्र ये वाला है जिसका नाम है सिसिली। हाँ, और एक का नाम है यहां पर नेपल्स। पहले पूरे पॉइंट को समझोगे ना, बड़ा मजा आएगा। अभी तो हम लोग यहीं पे चल रहे हैं, यहीं पर आपके इटली का एकीकरण खत्म हो जाएगा, देखना तुम। बस समझते चलना, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसका नाम है सार्डिनिया। क्या नाम हो गया इसका, सार्डिनिया। यहां पर जो क्षेत्र हमने आपको बताया, ये इसका नाम है कोर्सिका। कोर्सिका द्वीप सुना होगा आपने। अब जो सुना तो देखो कितनी अच्छी तरीके से रिलेट होगा आप। लेकिन ये जो सारे भाग हैं ये सब अलग अलग है। ये कहने को तो हमको इस समय एक देश दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वास्तव में उस समय एक देश नहीं था, मात्र एक भौगोलिक अवस्थिति था। इसको क्या बोलते थे, मात्र एक भौगोलिक क्षेत्र। कि इटली जैसा क्षेत्र क्या है, मात्र भौगोलिक क्षेत्र है। कोई भी राजनीतिक एकीकरण जैसी बात नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि लोमांडी एवं वेनेसिया, इन पर अधिकार जो था ऑस्ट्रिया का था। लोमार्डी पर और वेनेसिया पर किसका अधिकार है, ऑस्ट्रिया का अधिकार है। क्या हुआ, साफ नहीं आ रहा क्या, वापस आते हैं यहां पर। ठीक है, सोचिए, इधर देखिए पहले आराम से। यहां पर एक शब्द कौन सा है, लोमार्डी, दूसरा वेनेसिया। इन पर किसका अधिकार है, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रिया एक अलग यूरोपीय देश है, और उसका अधिकार किस पर है, इटली पर। इटली के कौन से क्षेत्रों पर, लोमार्डी, वेनेसिया। ठीक है, यहां पर एक है क्षेत्र पीटमांट। पीटमांट जो है यहाँ की पूरी स्वयं की एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई है। जितने भी राजा महाराजा हैं, मतलब बड़े जो मुख्य राजा है, वो कहाँ रहता है, पीटमांट में रहता है। ठीक है, उसके अलावा इन मध्य इटली पर कुछ विशेष लोग हैं जिनका यहाँ पर राज्य है, और वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के। वो ऑस्ट्रिया के सगे संबंधी हैं, अर्थात वो भी छोटे मोटे राजा ही हैं, लेकिन वो कहाँ के नहीं हैं, इटली के। अर्थात वो ऑस्ट्रिया के ही किसी रिश्तेदार ने यहाँ पर शासन कर रखा है। दूसरा बचता है आपका नेपल्स और सिसिली। यहाँ पर जो शासन है वो फ्रांस का एक व्यक्ति, जिसका नाम है नेपोलियन थर्ड। ये वो नेपोलियन नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। कौन है ये, नेपोलियन थर्ड। और नेपोलियन थर्ड के कुछ लोग हैं जो कौन से वंश के हैं, बूर्बो वंश। बूर्बो वंश के हैं। उनका कब्जा कहाँ है, नेपल्स में और सिसिली में। दूसरा पॉइंट, यहां पर एक और व्यक्ति निवास करता है जिसका नाम है, नाम नहीं, पो। वो कहाँ रहता है, रोम में रहता है। अब एक्चुअली क्या है, ये खंड तो हो गए हमारे 3, लेकिन अगर हम राजनीतिक इकाई से अगर बात करें तो इटली 2 भागों में बटा हुआ था, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से। एक क्षेत्र था हमारा उत्तरी इटली और दूसरा क्षेत्र था हमारा दक्षिणी इटली। तो उत्तरी इटली में क्या था कि जो लोग थे वो उद्योग धंधे वाले थे, अर्थात वो संपन्न होंगे जहां तक है ना। दक्षिणी इटली में जो थी अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, कृषिगत थी। जाहिर सी बात है कि कभी बारिश हुई कभी बारिश नहीं हुई, तो कृषि अच्छी होती है खराब होती है। छोटा मोटा किसान तो मारा ही जाता है, फायदा होता बड़े किसानों को, अगर बड़ा नुकसान हो गया तो वो झेल भी जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक रूप से भी इटली अच्छा खासा मजबूत नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जो हमने अलग अलग जो शब्द बोला था, तो अलग अलग रूप में देखिए कितने सारी भौगोलिक इकाइयों में हमारा इटली बटा हुआ था। अर्थात यहाँ पर कोई भी एक राजनीतिक इकाई
नहीं थी जो ये कह सके कि हमारा इटली है ये। क्योंकि अगर एक इटली होता तो इसमें क्या होता कि एक ही राजा होता, और एक राजा होता तो यही लोग मिलकर काम करते। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ढेर सारे राजा हैं। पीडमांट का राजा अलग, लोम्बार्डी पे तो विदेशी है ना, रोम एक धार्मिक है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग एक हो जाएं। एक हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर पोप्स की बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तुम्हें क्यों माने अगर वो संपन्न नहीं है तो। इसलिए आपने देखा हो कि गरीब आदमी ज्यादा तांत्रिक के पास जाता है, ये करवाने के लिए, वो करवाने के लिए। दूसरी बात है कि इन क्षेत्रों में परमा, मेडोना, टस्कनी, इन क्षेत्रों में भी ऑस्ट्रिया के वंशज थे। तो क्या वह किसी दूसरे राज्य में विकास करेंगे? बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, चाहे कैसे भी हो, है ना। तो अपने बच्चों के लिए आदमी कुछ भी करता है। दूसरे बच्चों के लिए 2 रुपए की चीज दिलवा दी वो अलग बात है, लेकिन 500 रुपए की नहीं दिलवाएगा। नेपाल सिसिली में भी नेपोलियन के रिश्तेदार थे, बुर्बो वंश के थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इटली था वो पूरी तरीके से कई भौगोलिक इकाइयों में बटा हुआ था। अब बात ये थी कि फिर इसको एक कैसे किया जाए। देखो ये तो हमारी हो गई पृष्ठभूमि, जो हमने अभी तक पढ़ा था वो क्या होगी हमारी पृष्ठभूमि। अब पॉइंट ये आ जाएगा कि फिर इन भौगोलिक इकाइयों को इकट्ठा करने की बात कैसे चल गई और क्यों चल गई। दरअसल कुछ खास लोग थे यहाँ पर जिन्होंने इसको एक करने की बात सोची। पहला था, जिसका नाम था व्यक्ति का मेजनी। दरअसल क्या था कि पहले भी ये बातें चल रही थी कि किसी ना किसी रूप में हमारे पूरे इटली को एक किया जाए। इसलिए भी ये बात सोच रहे थे क्योंकि अगर इसको एक कर लेंगे तो व्यापार वाणिज्य भी हमारा ठीक हो जाएगा। हमें दूसरे राज्यों में जाने के लिए इधर उधर की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो जाने के लिए भी आपको वीजा बनाना पड़ता है, उन सबसे आपको छुट्टी मिलेगी। तो यहाँ का जो वाणिज्य वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, सोच रहा था कि किसी ना किसी रूप से एक हो जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो इनको ये समस्या आ रही थी कि एकीकरण होता क्या है, उनको उससे मतलब ही नहीं था। स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो सोचते भी नहीं थे। तो इमेजनी जो था वो एक संस्था जुड़ा हुआ था जिसका नाम था कार्बोनरी संस्था। कार्बोनरी संस्था का मानना था कि इटली एक होना चाहिए और ये एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में काम करता था। दरअसल ये एक मजदूरों की संस्था थी और ये चाहते थे कि इटली को एक करके हम जो है अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा लें। लेकिन बात यही हुई कि जैसे ही कार्बोनरी संस्था ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की सोची या उनको करने की सोची, तो जो यहाँ के जो राजा वगैरह थे, इन लोगों ने इनको कुचल दिया। मतलब इनके जो संवैधानिक मांगे थी उनको माना नहीं और इनकी सेना ने इनको मारा। तो इन लोगों ने ये सोचा, यहाँ की जनता ने, कि लगता है कि विदेशी शासन ही हमारे एकीकरण में बाधक है। और दूसरी बात है कि सबसे मुख्य बाधा कौन निभा रहा था, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया का एक शासक था जिसका नाम था मेटरनिक। दरअसल 1815 में जब नेपोलियन को हरा दिया गया पूरी तरीके से, तो मेटरनिक द्वारा एक वियना कांग्रेस की स्थापना की गई और उसी ने फ्रांस में भी अपना शासन करना शुरू कर दिया। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का शासक था और ये अपने आप को यूरोप का पुलिस कहता था। अर्थात कहीं भी जब किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी संगठन, आदर्शवादी सम्मेलन होते थे तो ये उनको कुचल देता था। इसका मानना था कि कहीं ना कहीं राजतंत्र स्थापित होना चाहिए पूरे यूरोप में। अर्थात ये संवैधानिक विकास के विरोध में था कि संवैधानिक राजतंत्र शामिल नहीं होना चाहिए, गणतंत्र नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही कार्बोनरी संस्था ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया, इसने इनको बुरी तरीके से कुचल दिया। जबकि इस संस्था के साथ में कौन काम कर रहा था? मेजनी। अब मेजनी ने सोचा कि यार हमको कुछ तो करना चाहिए। मेजनी जो था एक प्रकार से इटली में किसकी स्थापना करना चाहता था? गणतंत्र की। अर्थात ये चाहता था कि इटली का विकास संविधान के रूप में होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि सबको मंजूर नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि यहां पर कुछ विशेष लोग थे जिन्हें कहते हैं कुलीन वर्ग। भाई इसका जाहिर सी बात है कि इसको विरोध करेंगे। पहले मैं इनके कुछ नामों की चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा एक नाम आता है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी भी गणतंत्र का समर्थक था और मैजनी को अपना आदर्श मानता था। इसके जैसा क्रांतिकारी पैदा होना शायद ही दुनिया में कहीं हो। हम गैरीबाल्डी की मतलब गैरीबाल्डी की बराबरी कर सकते हैं अपने यहाँ भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से। जैसे हमारे यहाँ ये लोग थे, इन्होंने कहा तुमको क्या चाहिए, तो हमारे यहाँ इन लोगों ने कहा हमको चाहिए आजादी, स्वतंत्रता। ऐसे ये कहता था कि कोई पूछता तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता हमको आजादी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आदमी था। ये चाहता था कि किसी भी कीमत पर इटली का एकीकरण होना चाहिए और विदेशी सत्ता से इसको मुक्त करवाया जाना चाहिए। मैजनी चाहता था कि किसी भी रूप में जब हम इसका एकीकरण करें तो हमें करना चाहिए अपनी ही ताकत के बल पर, ना कि किसी विदेशी सत्ता की सहायता से। गैरीबाल्डी भी इस बात से सहमत था। तीसरा व्यक्ति आता है इसमें जिसका नाम होता है काबूर। काबूर, ये पेट नहीं चलेगा इसका, काबूर नाम था इसका। काबूर भी इटली का एकीकरण चाहता था, लेकिन ये चाहता था कि किसी भी प्रकार से राजा के साथ में ही हो। जैसे ये तो था गणतंत्र, ये किसकी बात करता था, राजतंत्र की, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पर एक शब्द आता था राजतंत्र, और दूसरा आता है सीमित संविधान। इसने कहा कि लोगों के अधिकारों उनको मिलने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए, सीमित होने चाहिए और राजतंत्र होना चाहिए। अर्थात ये एक संघ के रूप में राजा के सानिध्य में एक इटली का एकीकरण चाहता था। ठीक है, एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम होता है जियोवर्टी। अच्छा, जियोवर्टी जो था वो चाहता था कि हमारे यहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है पोप। तो हम अगर इटली का एकीकरण करें किसके सानिध्य में, पोप के सानिध्य में। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अब इनमें से कौन सफल होगा, कैसे सफल होगा, ये बात तो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम रूप से काबूर इसमें सफल हो जाता है, क्योंकि देखिए त्याग की भावना तब काम करती। जिसे हमारे यहां पर अगर भगत सिंह की बात करें, वैसे भगत सिंह जैसा आदमी शायद सदियों में कभी पैदा हो। भगत सिंह जैसा इंसान पैदा होना आसान काम नहीं है, ना गैरीबाल्डी जैसा पैदा होना आसान है। दिक्कत ये थी कि बलिदान कोई नहीं करना चाहता है। अब भगत सिंह ने कह दिया, बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा मौत, क्या मांगते हो, आजादी। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें मरना पड़ता है। अब क्या उनके साथ में एक बड़ा जनसमूह जा सकता है? अब इसे अगर कोई कहे कि चलो अच्छा वहां चलना छतरी चौराहे पे और एक सम्मेलन होना है और ठीक 20 मिनट बाद 30 मिनट लाठी पड़ेंगे तुम्हारे, तो जाओगे? गांधी जी के साथ पूरा जनसमूह क्यों था? क्यों? क्योंकि लाठी पड़ने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वो अहिंसात्मक था। अच्छा, भगत सिंह का मोटिव तो बहुत अच्छा था, लेकिन रास्ता जो था थोड़ा सा टेढ़ा था। तो दिक्कत ये होगी उनके साथ। यही क्या है, मैजनी की बात अगर हम करें तो बातें तो बहुत बड़ी हैं, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ेंगे, गणतंत्र की स्थापना करेंगे, लेकिन करोगे कैसे? कोई प्लान है क्या? तो इनके पास कोई प्लान ऐसा नहीं था। हालांकि इन्होंने एक यंग इटली के नाम से संगठन बनाया था, लेकिन बहुत दिनों तक यह संगठन नहीं चल पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बलिदान करना सबके बस की बात नहीं है। जैसे कोई कहता कि हम तैयारी करेंगे किसकी, बोले सिविल की, बोले तो बर्बाद होने का पहले सोच रखा है, बोले हाँ, बोले तो ठीक है आ जाओ, क्योंकि इनकी सफलता एक दिन में प्राप्त मांगता है बलिदान, पंचुअलिटी, और ये सबके अंदर नहीं आता है। पंचुअलिटी का मतलब होता है संयम। नए नए शब्द सुनोगे आएगा समझ में। ठीक है, तो ये सब हो रहा। तो इन लोगों ने योगदान दिया किसमें, इटली के एकीकरण में। और एक सबसे खास व्यक्ति आता है जो यहाँ का राजा था, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल।
ये पॉइंट जो है अच्छे खासे आपके बार बार आने वाले हैं। तो ये आपके पृष्ठभूमि के रूप में, और ये है आपके जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं कि एकीकरण में बाधाएं। तो मेरा प्लान ये रहेगा कि मैं आपको सिर्फ बातों से समझाऊं, है ना, क्योंकि जब तक ये मैप आपके अगर मैंने मिटा दिया, मैं थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो एकीकरण में बात हो रही बाधाएं। कुछ बाधाएं कैसी हैं? कुछ बाधाएं कैसी हैं? आंतरिक, और कुछ कैसी हैं? बाह्य। ठीक है, तो इसमें जो आंतरिक बाधा है उनकी थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। आंतरिक बाधाओं से तात्पर्य ये हो गया कि नंबर एक, तो ये जहां तहां क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। पहले तो यहाँ के राजा हैं, और राजा कैसे होते हैं? कुछ होते हैं कुलीन। हाँ, ये पीरमांट और सार्डिनिया ये एक ही थे, इनका राजा एक ही था। ठीक है, तो इनका राजा था विक्टर इमैनुअल। कौन है? विक्टर। और इसका प्रधानमंत्री होगा अपना काबुल भाई। ठीक है। हाँ, मतलब काबुल भैया थे अपने। तो ज्यादा मजे ले रहे हो। ठीक है, चलो बात करते हैं। कुलीन सामंत जो थे वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि ये लोग एक ना हो। एक क्यों ना हो? क्योंकि अगर ये एक हो गए तो जो इनके पास जमीनें हैं वो चली जाएंगी संविधान के मुताबिक इन लोगों के पास। तो ये बड़े बड़े जो कहलाते थे ना, मतलब सामंत लोग, तो इनकी चली जाएगी सामंती, तो इनको नुकसान होगा, यानी इनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता था। इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए। दूसरा, पोप। अब पोप ये सोचता था कि अगर वास्तव में ये सभी एक हो गए तो ये शक्ति संपन्न हो जाएंगे, पूरे इटली में एक ही राजा होगा, सब कुछ गणतंत्र के हिसाब से यानी संविधान के हिसाब से काम होगा, तो मेरे को कोई पूछेगा नहीं। दूसरी बात है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो ये मुझसे प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों। तो इस वजह से यह भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए। दूसरी बात है, तीसरी बात, अशिक्षित जनता। अब यहां की जनता को पता ही नहीं है कि राष्ट्रवादी भावना होती क्या है, या फिर मतलब कोई क्या इतना अच्छा भी बता सकता है, या इतना अच्छा कोई समझा भी सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी अन्य कोचिंग में आप गए, आपको लगेगा इट्स बेटर, जाहिर सी बात है। और फिर जब आपको मिलेगा दूसरी जगह तो आप सोचेंगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या। अब आप लोग अभी इसमें पढ़ रहे हो व्हाइट बोर्ड पे, फिर यहाँ पर आ जाए टच बोर्ड, तो आप कहेंगे अब तो ज्यादा बेहतर है, जबकि इससे पहले आपको पता ही नहीं था कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि काम इसी चल रहा है हमारा। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि उसी से काम चले, सामने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, चाहे कैसा भी सिस्टम हो, चाहे ये भी ना हो, लेकिन बात बनेगी अपनी, है ना। तो अशिक्षित जनता को पता ही नहीं था कि राष्ट्रीयता भी कोई चीज होती है, राष्ट्र की भावना भी कोई चीज होती है, और पूरा देश जैसा कुछ हो सकता है। तो इनको पता नहीं था। तो इसी क्रम में क्या थी, ये कुछ विशेष प्रकार की बाधाएं हुआ करती थी। अब अगला पॉइंट आ जाता है बाह्य। बाह्य का सिस्टम क्या होता है? बाह्य का मतलब बाहरी तत्व जो नहीं चाहते हो कि इसका एकीकरण हो जाए। तो सबसे पहला बाह्य कारण कौन सा आ जाएगा? अब ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, क्योंकि अगर इकट्ठा इटली हो गया तो ऑस्ट्रिया को मारकर ये लोग भगा देंगे, जाहिर सी बात भगा देंगे, तो इनका सिस्टम हो जाएगा बेकार। तो यहाँ के छोटे मोटे राजा नहीं चाहते थे कि इटली को एक होने दिया जाए। इसीलिए जैसे ही यहां पर किसी प्रकार का आंदोलन होता था, मैटरनिख आकर के यहां पर बुरी तरीके से इनको दबा देता था। अब एक बार ऐसे ही हुआ, अगर हम बात करें 1848 की, तो उस समय ये लोग, इन लोगों ने मिलकर के, कार्बोनी संस्था ने और मेजनी ने मिलकर के यहां पर कांड किया, बुरी तरीके से इनको दबा दिया गया। और जब दबा दिया गया तो इन लोगों ने एक बात मान ली कि इटली के एकीकरण में हो ना हो तो प्रमुख रूप से बाधक कौन है? ऑस्ट्रिया। तो हमको एक काम करना चाहिए, सबसे पहले किसको भगा दें हम? ऑस्ट्रिया को भगा दें। अब ऑस्ट्रिया को उन्होंने भगाने तो सोची, लेकिन ऑस्ट्रिया को भगाएंगे कैसे?
दिक्कत ये थी। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब करें क्या। तो करने के क्रम में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो मेजरी ने अपना जोर लगाया। मेजरी ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं गणतंत्र के रूप में, क्रांतिकारी संगठन के रूप में यहाँ पर प्रयास करूंगा मैं। बेचारे ने प्रयास किया, इसने हालांकि इन क्षेत्रों को आजाद करा भी लिया, मतलब थे तो पहले से यहाँ पर, इस क्षेत्र को भी आजाद करवा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से इसने इस बाधा को रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसको कुचल दिया गया था बुरी तरीके से। अब दूसरी बारी किसकी थी? एक बंदा आया, बोला यार इटली का एकीकरण खुद के दम पर करना आसान नहीं है, तो क्या करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले लें। अब ये सोच ही रहा होगा बैठ के। काबूल जो था बड़ा रणनीतिकार आदमी था, हाँ, चाणक्य टाइप का। तो काबूल सोच रहा होगा, लेकिन उसी समय क्या हो गया कि रूस और तुर्की के बीच युद्ध हो गया। रूस ने कब्जा करने की सोच ली, किसके ऊपर? क्योंकि ये उससे सटा हुआ है, नहीं, रूस और तुर्की। तो उसने उसके ऊपर कब्जा करने की सोची। तो इसी समय तुर्की ने सहायता मांगी इंग्लैंड से और फ्रांस से। काबूल ने सोचा यार अगर फ्रांस और इंग्लैंड तुर्की के साथ हो गए तो रूस की हार पक्की है। अब काबूल से किसी ने कहा भी नहीं कि हमको सहायता दे दो, फिर भी इसने पीटमांड से अपनी सेना कहां भेज दी? तुर्की के साथ, कि जाकर जाओ लड़ लो जाकर के। अब लड़े, तुर्की की जीत हुई। तुर्की जीत मतलब किसकी जीत? क्योंकि इंग्लैंड की भी जीत और फ्रांस की भी जीत। अब जब संधि हुई तो संधि के अंतर्गत जब पूरा सम्मेलन बैठाया गया कि भैया जीते हुए राज्य एक तरफ आओ, हारे हुए राज्य एक तरफ आओ, तो काबूल को ही बुलाया गया। अब चूंकि काबूल ने अपनी सेना भेजी थी तो हो गया जीत। अब जब जीता हुआ आदमी है तो आदमी बताने लगता है चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, भैया 2 बिस्कुट तुम भी लो, ऐसे करके बात हो रही होगी। तो काबूल मुंह लटका के बैठ गया ताकि उससे कोई ये पूछे कि समस्या क्या है। अब काबूल जो है मतलब चाय वाय छोड़ के फिर अपने साइड जाके सिगरेट नहीं लगा होगा जाके। तो नेपोलियन थर्ड भाई प्रभावित था क्योंकि इसकी सेना ने साथ दिया था। इसने पूछेगा हाँ भैया क्या समस्या है? बोला समस्या कुछ ना यार, वो थोड़ा ऑस्ट्रिया है, टीपे मारता रहता है। तो बोले यार कैसी बात कर रहे हो? बोले भाई के होते हुए क्या दिक्कत है? काबूल चाहता था कि नेपोलियन हमसे पूछे। अब जिस भाई मतलब शाम है, बालकनी पे निकल गए साइड से, तो उससे पूछी कि बताओ क्या समझ? तो उसने कहा यार जो ऑस्ट्रिया है थोड़ा जरा इसको जरा थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा हैंडल करो। बोला कैसी बात करी यार, भाई है ना। अब बोले ठीक है। तो बोले यार भाई तो है, लेकिन भाई अगर पीछे हट गया तो बोले कैसी बात करी यार, ले अच्छा एक हम लोग वो कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। तो संधि एक करता है, संधि का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, प्लम्बियर्स की संधि, प्लम्बियर्स हो गया, प्लम्बियर्स की संधि। अब प्लम्बियर्स की संधि कर लेता है कौन? नेपोलियन थर्ड और काबूल। ये कहता कि तुम चिंता मत कर बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, और इसको मार के कौन भगाएगा? मैं भगाएगा। यानी इसने उस सम्मेलन में अपनी बात उठा करके इटली के एकीकरण के प्रश्न को पूरा यूरोप का प्रश्न बना दिया। मतलब ये बात सबके संज्ञान में आएगी कि भैया ये जो बंदा है जब मर्जी आता है थप्पड़ मार के चला जाता है। लोग गुस्सा यार ऑस्ट्रिया यार बंदा ठीक नहीं है यार, चलो अच्छा इसको थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। तो कोई बात नहीं, आए इन्होंने यहां पर ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि ऑस्ट्रिया ने अपने आप इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे कोई आदमी जा रहा हो, जैसे तुम्हें लड़ाई अगर करनी है उससे, तो कुछ नहीं, उसने गाड़ी खड़ी करी, उसकी गाड़ी ऐसी खड़ी है, रोड पर निकलने वाली जगह तुम अपनी गाड़ी लगा दो, वो कहेगा तुमसे हटा लो, तो तुम कहोगे यार थोड़ी देर रुको। तुम मना नहीं करोगे कि मतलब हमको नहीं हटानी, तुमको थोड़ी देर रुको। अब वो थोड़ी देर रुक गया और तुम फिर से करे, तुमने हटाई नहीं, वो फिर से कहेगा तुमने पूरे दिन नहीं हटाई। बंदा कुछ तो करेगा, यही काम है इनके थे।
आखिर ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा। अब पीटवांड की सेना लड़ने कहां से किसके पास आ रही है? ऑस्ट्रिया के पास। इसी समय फ्रांस की सेना कहां पहुंच गई? क्योंकि फ्रांस भी पास में ही है। फ्रांस की सेना पहुंच गई इनके पास। अब दोनों मिलकर के लड़े। ऑस्ट्रिया देखा यार फ्रांस कहां से आ गया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ऑस्ट्रिया ने बुलाया नेपोलियन धीरे से इधर आओ। बात तो अंदर ही अंदर हो गई। अब वो साइड से लेके गया, वो बोले यार ये इटली चक्कर में तुम काहे पड़े हो, तुम्हारे भी तो भाई बंधु हैं यहाँ पे, अगर ये एक हो गया तो तुम रह जाओगे ऐसे ही, तो चक्कर मत रहो। लेकिन जब तक युद्ध हो चुका था, हो रहा था, अब होते होते आजाद हो गया था लोम्बार्डी। भाई लोम्बार्डी भी तो ऑस्ट्रिया के संपर्क में था। अब ये हो गया आजाद, लड़ाई हो रही है, रह किया गया आजाद कराने को। इसी समय ऑस्ट्रेलिया ने नेपोलियन को पटा लिया, बोले चुपचाप साइड से चले जाओ, है ना, और तुम चक्कर में रहो मत, तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलने वाला। तो नेपोलियन बोला यार मिलेगा कैसे नहीं, हमको यहां पर दो क्षेत्र मिलने वाले हैं, पहला नीस और दूसरा सेवाय, क्योंकि ये क्षेत्र जो थे कोयला से भरपूर थे, यहां से इनको कोयला भरपूर मात्रा में प्राप्त होने वाला था। हालांकि नीस और सेवाय पर पहले से ही कब्जा था, किसका? फ्रांस का, लेकिन उनको फिर संवैधानिक रूप से मिल जाता, कोई बात नहीं थी। ऑस्ट्रिया ने मना लिया, किसको? नेपोलियन थर्ड को, और नेपोलियन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। बोले भाई तू निपट, बड़े भाई भी छोटे भाई को दबा देगा। अब थोड़ी सी जो है मेरे पास जरूरी काम है, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जा रहा हूं जो है लेके, उनको समस्या हो गई है। काबूल ने सोचा यार मामला कभी खराब हो गया है, तो यहां पर जो संधि हुई थी ऑस्ट्रिया की फ्रांस के साथ, उसको कहा गया है बिल्ला फ्रेंका की संधि। किसकी संधि हुई है? बिल्ला फ्रेंका की संधि हो गई। अब बिल्ला नहीं बिल्ला फ्रेंका की संधि को कहा गया है विश्वासघात, क्योंकि इस संधि ने विश्वासघात किसके साथ किया है? काबूल के साथ। नेपोलियन ने कर दिया, लेकिन संधि हुई किसके साथ है? ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर करके ये हो गया अलग। कौन? नेपोलियन। फ्रांस अलग हो गया। अब काबूल रह गया फिर से अकेला। अब जब काबूल अकेला रह गया तो वो सोच रहा यार अब क्या करूं मैं, तो उसने सोचा कि मैं पहले सोच रहा था कि मैं उत्तर से एकीकरण करूंगा, लेकिन अब मैं, क्योंकि किससे लड़ना है? बुर्बोवंश। अब बुर्बोवंश किस शासक का है? नेपोलियन का। बोले तेरी है उसी तैसी फिर उसने कहानी शुरू कर दी थी नीचे से, और ये इसको मौका मिलेगा जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण के अंतर्गत क्या होगा कि जब जर्मनी में काम चल रहा होगा तो इटली कहेगा देखो तुम सेना ले लो थोड़ी हमारी सी। किसकी? हमारी सेना ले लो। किससे? जर्मनी से कहेगा। और उसी समय युद्ध हो रहा होगा फ्रांस का, तो फ्रांस की सेना कहां पर लगी हुई है इस समय? रोम में। किसकी सुरक्षा में? अब काबूल चाहते हुए भी रोम पर कब्जा नहीं कर सकता। रोम पर आक्रमण का मतलब है फ्रांस पर आक्रमण, क्योंकि सेना किसकी मारी जाएगी यहां पे, तो फ्रांस के शांत बैठेगा। लेकिन होता ऐसा है कि जैसे ही उधर कहानी चल रही होती है, फ्रांस अपनी सेना यहां से मंगा लेता है लड़ाई के लिए। अब यहां पर सुरक्षा हो जाती है कम। काबूल बोलता है कि सुनो इमैनुअल साहब, मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो जैसे ही इनकी सेना जाती है, वैसे ही पीटमांड की सेना आक्रमण कहां कर देती है? रोम पर। और इसको करा लेते हैं ये लोग आजाद। ये भी आजाद हो जाता बाद में। और धीरे धीरे करके पूरी इटली का एकीकरण शुरू हो गया, और अंत में जाकर के मतलब 1871 के पश्चात में जर्मनी के एकीकरण के समय पूरी तरीके से एक में हो जाएगा। तो इसमें जो मेन चीजें थी, जो कुछ मेन चीजें थी, उनको नोटिस करके रखना है आपको। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, बस इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है।
क्वेश्चन इसमें कैसे करके बनते हैं? पहला क्वेश्चन, विल्लाफ्रैंका का विश्वासघात क्या था? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्वों की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। क्रीमिया कहाँ पे है? किसके कीचड़ से? क्रीमिया। क्रीमिया के कीचड़ से, क्योंकि क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था तुर्की और रूस का था वो। अब जाहिर सी बात है कि वहां पर जो क्रीमिया जगह थी वहां पर कीचड़ वास्तव में थी भौगोलिक रूप से। तो वहां पर क्रीमिया में जो युद्ध हुआ, वहां पर अगर काबूल अपनी सेना नहीं भेजता, अगर ये नहीं जीतता, तो नेपोलियन आपस में नहीं मिलता तो प्लम्बियर्स की संधि नहीं होती। अगर नहीं होती तो फ्रांस की सेना यहां पर लड़ने के लिए नहीं आती, तो क्या लोम्बार्डी आजाद होता? क्या एकीकरण की शुरुआत हो पाती? क्या यहाँ के अन्य लोगों को पीटमांट की सेना का शक्ति का आभास हो पाता? क्या इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागती? इसीलिए कहा है कि क्रीमिया के युद्ध से, उसके कीचड़ से इटली का जन्म हो गया, क्योंकि शुरुआत किससे हुई? क्रीमिया से ही। इससे पहले वो सोच तो रहा था, आंदोलन हो भी रहे थे, लेकिन क्या कोई फायदा हुआ उससे? क्योंकि जैसे ऑस्ट्रिया को मौका मिलता था ठोक दिया। अब यहां पर ढेर सारे देखो, टस्कनी का राजा, मेडोना का राजा, परमा का राजा, नेपल्स का राजा, ये सभी चाहेंगे क्या कि एक ही राजा बने? क्योंकि अगर छोटे छोटे राजा खत्म हो गए तो एक बड़ा राजा बनेगा, और जब बड़ा राजा बन जाएगा तो छोटे राजा की कोई औकात होगी? चल हट, यही तो होगा केवल। तो इसलिए कुछ और हो ही नहीं पाता है। तो हाँ, यही होता है कि चल हट, हवा आने दो, तो बाद में क्या होता है कि एकीकरण इनका हो जाता है। सहायक तत्वों में हमारे यही तत्व आ जाएंगे जो हमने अभी बातें की थी। हालांकि हमने अभी तक इन शब्दों को अलग अलग बोल के बातें नहीं की हैं, क्योंकि एक स्टोरी वाइज में कहानी आपको बतानी थी। स्टोरी वाइज ज्यादा अच्छा लगता है। पॉइंट आया, एकदम मजा आया, है ना? अब थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसको।